आता है, ठीक है ना। रेगुलेशन नंबर 246 में मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, किसका जिम्मेवारी है? मैनेजर का, ठीक है ना। क्या करेगा? मतलब पहला जो सप्ताह होता है ना, प्रत्येक प्रत्येक महीना का जो पहला सप्ताह है, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीना का पहला सप्ताह मैनेजर क्या करवाएगा कि किस जो बिलो ग्राउंड माइंस है किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट में या अदर प्लेसेज में कितना कितना मैन पावर कहाँ क्या लगा हुआ है, वो सारा काम, ठीक है ना। कि मान लो एसडीएल गैंग या कहीं एसडीएल चल रहा है ड्रिलिंग में, ठीक है ना, और कैरियर वगैरह में, मतलब एसडीएल हो गया, ड्रिलिंग गैंग हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, ट्रामर हो गया, इस तरीके से वो पूरा स्केच प्लान एक तैयार करवाएगा, ठीक है ना। तो ये मैनेजर का जिम्मेवारी है, बस ये ध्यान रखना। साइन और डेटेड बाय मैनेजर, उसको कहाँ रखेगा? मैनेजर के ऑफिस में, या फिर एक कॉपी क्लर्क के पास। अब देखो कॉम्पिटेंट पर्सन जो रेगुलेशन में जो भी दिया हुआ है ना कि कौन सा कॉम्पिटेंट पर्सन कहाँ होगा, जैसे मान लो रेगुलेशन नंबर 33 या 75 या 99, 99 का सब रेगुलेशन 14-15, ठीक है ना। नहीं नहीं, 33, 75, 99 और सब रेगुलेशन दिया हुआ है 137 का, मतलब 137 नंबर रेगुलेशन का सब रेगुलेशन जो 14-15 नंबर है, और क्लाउज ए ऑफ सब रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 138, मतलब 138 का रेगुलेशन नंबर 138 में जो सब रेगुलेशन 4 है जिसमें क्लाउज ए है, या 139 रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 6, मतलब इस तरीके से 139 नंबर रेगुलेशन, इसमें सब रेगुलेशन 6 हो गया। ये जो भी चीज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कंपिटेंट पर्सन कौन होगा? अनलेस ही इज होल्डर ऑफ आइदर इन ओवरमैन सर्टिफिकेट और मैनेजर सर्टिफिकेट। मतलब रेगुलेशन में जहां पे भी ये रेगुलेशन से रिलेटेड जितना रेगुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा उस केस में, तो उस केस में कॉम्पिटेंट पर्सन या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर वाला होगा, और माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर या बाकी बिलो पोस्ट वाला नहीं होगा, कम से कम ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बाकी क्या दिया हुआ है। नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड इज कॉम्पिटेंट पर्सन, रेगुलेशन नंबर 129 में, रेगुलेशन नंबर 130 में, 135 का सब रेगुलेशन 6 में, 136 का सब रेगुलेशन 7 में, 147 नंबर रेगुलेशन, ठीक है ना, 165 का सब रेगुलेशन 1 में, ये सारा जगह पे जहां पे भी लिखा हुआ है सभी जगह लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट पर्सन। कि कॉम्पिटेंट पर्सन जांच करेगा, तो उस केस में क्या होना चाहिए उसके पास? अगर अंडरग्राउंड वर्किंग रहेगा तो उस केस में मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट या सरदार सर्टिफिकेट, साथ में गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वही अगर ओपन कास्ट में जांच करेगा तो क्या होगा उस केस में? गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट वो अप्लाई नहीं होगा उस केस में, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? इन केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली, जैसे कि रेगुलेशन नंबर 33, इन सब रेगुलेशन 1 and 2 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 33, रेगुलेशन नंबर 129, रेगुलेशन नंबर 130, 135 का 6 में, ये जहां पे भी दिया हुआ है ना, तो वहां पे क्या होना चाहिए? सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट वाला ही कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, ठीक है। तो ये दे दिया है पूरा 247 नंबर रेगुलेशन में कि कौन कॉम्पिटेंट पर्सन किस जगह के लिए होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल तुम लोग हम दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कि 33 में, ठीक है ना, 33 नंबर रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं
क्या बोला है, कम से कम उसके पास ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हम निकालते हैं 33 नंबर रेगुलेशन। किस चीज के बारे में दिया हुआ है? 33 नंबर रेगुलेशन, किसी को याद है? देखो, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एट एवरी माइन वन और मोर ओवरमैन शेल बी अपॉइंटेड टू होल्ड द चार्ज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइन, ठीक है। यहाँ ओवरमैन तो लिख ही दिया है, तो इस केस में यहाँ पे, यहाँ ठीक है ना, क्लियरली ओवरमैन लिख दिया है, ठीक है ना। तो मतलब उसके पास क्या, ओवरमैन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख दिया मैनेजर और सुपीरियर टू सरदार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा क्लियर लिख ही दिया है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 139 का सब रेगुलेशन 6 का लेते हैं, ठीक है ना। 139 सब रेगुलेशन 6, 139 नंबर रेगुलेशन का 139 क्या हो गया, क्यों नहीं निकल रहा है? ठीक है, 139 का रेगुलेशन नंबर 6 यहाँ है ना, कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी मंथ वो एग्जामिन करेगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह जो है ना, वो सब की, ठीक है ना। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा यहाँ पे? तो इसके पास ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट वाला ये कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ अगर बोलेगा माइनिंग से वाला कॉम्पिटेंट पर्सन होगा कि नहीं, ये किसका जिम्मेवारी है, जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है या मैनेजर सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे हर एक बंद जांच कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको लिंक करना है, कनेक्ट करना है। 247 जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वही दिया है 247 में, ठीक है ना। 248 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी जो ऑफिशियल्स के डिफिनेशन के अंदर आते हैं ना, सबको लिटरेट होना चाहिए, और सब लोग को जिस माइंस में वो काम कर रहा है, तो उस माइंस जिस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिस जिला में सिचुएटेड है, तो वहाँ का जो लैंग्वेज है उसको आना चाहिए। या जो मेजोरिटी ऑफ, जैसे मान लो गिरिडीह हो गया, गिरिडीह में क्या हिंदी समझ में आता है सबको, तो हिंदी लैंग्वेज उसको आना चाहिए। लेकिन ये चीज किस पे लागू नहीं होगा? मैनेजर पे, असिस्टेंट मैनेजर पे, इंजीनियर पे और सर्वेयर पे ये चीज लागू नहीं होगा, क्योंकि साउथ वाला को भी इधर का मैनेजर बना दिया जाता है। कैसे? और साउथ वाला है कि हिंदी मान लो नहीं बोल पाता है अच्छा से, तो उसके क्या है, मैनेजर पे लागू नहीं होगा वो सारा चीज। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उन लोग डेली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वर्कर लोग के साथ, डेली डील नहीं कर रहा। लेकिन मान लो हरमैन हो गया, सरदार हो गया, तो उसको है कि उस वहाँ का नॉलेज, मतलब क्या कहते हैं, लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, कि अपना खोट्ठा में बोल के काम चला ले, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि ऑफिशियल्स टू भी लिटरेट होना चाहिए, लेकिन ये किस पे लागू नहीं होता है, लैंग्वेज वाला। पढ़ा लिखा सब रहेगा, लेकिन लागू किस पे नहीं होगा? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर पे लागू नहीं होगा कि उस लैंग्वेज, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज उसको पता रहे। कोई जरूरी नहीं है, मान लो हम लोग इधर चले जाएं, दे देगा साउथ में, मान लो कहीं साउथ में से माइंस नहीं है, अगर मान लो हम ही लोग भी एनएलसी में रिक्रूटमेंट तो लेता ही है, या मान लो सिंगरेनी कोलेरी कंपनी लिमिटेड जो अलग सब्सिडरी, अगर वैसी में चले गए, ठीक है ना, तो हम लोग को फिर वहां समझने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन दिक्कत होता है कि जो साउथ वाला जो इधर आता है उसके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। 249 में राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स दिया हुआ है, कि अगर कोई व्यक्ति क्या है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद से कुछ लिख नहीं सकता है, तो क्या करेगा? जब मैनेजर किसी को ऑथराइज करेगा कि तुम उसका रिपोर्ट लिख दो जी, अब पहले उसको फिर क्या करेगा, पढ़ के सुनाएगा कि देखो हम तुम्हारी रिपोर्ट में ये चीज लिखे हुए हैं,
अगर वो बोले कि हाँ सही है तो फिर उसका थंब का निशान लेगा। तो ये दिया हुआ है राइटिंग ऑफ रिपोर्ट में। 251 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके मान के चलो कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है कि किसी माइंस में किसी प्लेस पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक ठीक है ना, कि जिसके कारण क्या हुआ है, काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ लाइफ हो गया है या सीरियस बॉडली इंजरी हो गया है किसी पर्सन को। तो उस केस में उस प्लेस को है ना, जिस प्लेस पे एक्सीडेंट हो गया उसको डिस्टर्ब नहीं करना है या उसको अल्टर नहीं करना है बिफोर द अराइवल या विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। मतलब क्या, चीफ इंस्पेक्टर या जिस इंस्पेक्टर को हम लोग सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 के तहत, माइंस एक्ट के तहत जिसको नोटिस भेजते हैं ना, उसके परमिट के बिना उस हम लोग एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टरबेंस करना रहा, फिर भी अगर डिस्टर्ब करना है, अनलेस सच डिस्टरबेंस और अल्टरेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनी फर्दर एक्सीडेंट, कि फिर से दोबारा एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसे मान लो अभी एक्सीडेंट प्लेस में एक्सीडेंट हो गया है, जैसे मान लो होता है ना कि रोड पे मान लो एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, अब वो है कि हाईवे है, तो उस केस में तो नॉर्मल हम केस बता रहे हैं, वो माइन से लिंक नहीं कर रहे हैं, हम रोड का बता रहे हैं कि रोड में एक हाईवे में एक्सीडेंट हो गया जहां गाड़ी 120 की स्पीड में चल रहा है, तो पीछे वाला गाड़ी को तो पता नहीं है ये भी 120 के स्पीड में आएगा, ये भी आके टकरा जाएगा। तो उस केस में क्या है कि एक्सीडेंट प्लेस को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी तरीके से अंडरग्राउंड माइंस में कि कहीं पे कि फर्दर एक्सीडेंट ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या हम लोग वहाँ का जो डिकीज्ड पर्सन है जो मर गया है उसका बॉडी को हटाने के लिए, या कोई आदमी है कि एक्सीडेंट प्लेस में फंस गया है, मान लो टब वगैरह पलटी कर गया, टब से कोई आदमी दब गया, तो क्या, या टब से कोई आदमी मरा हुआ आदमी वहीं दबा हुआ था, क्या हम लोग चीफ इंस्पेक्टर का वेट करेंगे कि आप बताइए तो हम लोग हटाएंगे? नहीं। उस केस में हम लोग एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि अगर दोबारा एक्सीडेंट को रोकने के लिए कि प्रिवेंट एनी फर्दर एक्सीडेंट, जो डिकीज्ड पर्सन है जो आदमी मर गया है उसका बॉडी को हटाने के लिए, अगर कोई आदमी फंस गया है उसको वहां से निकालने के लिए, कि जब तब तक कि मतलब जब तक अनलेस डिसकंटिन्यूएंस ऑफ वर्क एट प्लेस ऑफ एक्सीडेंट वुड सीरियसली इम्पेयर द वर्किंग ऑफ द माइंड, या है कि पूरा वो माइंस को एक तरीके से क्या बोलो उसका प्रोडक्शन को बहुत तरीके से अफेक्ट कर दे रहा है। तो उस केस में मान लो कोरोना के टाइम में क्या था, पूरा कोयला का डिमांड था। अब है कि कोयला अगर नहीं मिलेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा माइंस में, तो क्या हम लोग प्रोडक्शन रोक देंगे? तो उस केस में एक्सीडेंट प्लेस को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते थे कोरोना के टाइम में। ठीक है, और अगर कितना देर तक चीफ इंस्पेक्टर का इंतजार करेंगे? अगर चीफ इंस्पेक्टर जो है ना वो फेल्स टू इंस्पेक्ट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट विद इन 72 आवर, या चीफ इंस्पेक्टर 72 घंटा से, मतलब 72 घंटा विद इन 72 आवर अगर वो प्लेस को आके इंस्पेक्शन नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग उस जगह पे एक्सीडेंट प्लेस पे हम लोग काम को रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या दिया हुआ सेकंड नंबर में कि प्लेस ऑफ एक्सीडेंट जहां पे फैटल या सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग उसको अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं या अल्टर्ड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उस केस में एक स्केच बनाया जाएगा कि जो एक्सीडेंट साइट का एक पूरा स्केच तैयार किया जाएगा, एंड ऑल रिलेवेंट डिटेल्स शेल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, एंड स्केच जो साइन किया जाएगा मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर और वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा उस स्केच को साइन किया जाएगा। अगर कहीं पे वर्कमैन इंस्पेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो वर्क पर्सन जो वर्कर वहां प्रेजेंट है साइट पे, उससे उस पे साइन करवा लिया जाएगा, और साथ में उस प्लेस का सुटेबल फोटोग्राफ वगैरह भी लिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये 100% मान के चलो कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब क्या है कि आदमी फंसा हुआ है, तो उस केस में तो हम लोग पहले फोटो तो नहीं लेंगे खींच के रुक के, आदमी वहां फंसा हुआ है उसको रेस्क्यू करना है, तो उस केस में तो फोटो नहीं लेंगे, पहले स्केच तो नहीं बनाएंगे, पहले क्या करेंगे वहां आदमी को हटाएंगे। लेकिन क्या है कि जैसे आदमी को हटा लेंगे ना,
तो उसके तुरंत बाद थोड़ा सा तो माइंड में रहेगा बैठा हुआ कि कहाँ पे क्या था, कैसा क्या था सिचुएशन, वो तुरंत वो जो एक्सीडेंट से पहले, मतलब एक्सीडेंट के टाइम में जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, उसी को एकदम वहां पे ड्रॉ कर देना है। सर्वेयर जो है एक तरीके से स्केच प्लान में उसको ड्रॉ कर देगा, तुरंत भूल नहीं जाएगा। मान लो कि अभी एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत वहां से आदमी लोग हटाए हैं, लेकिन एक्सीडेंट प्लेस का जो कंडीशन था, वो कंडीशन को थोड़ा सा माइंड में रखना है ध्यान से कि हमको स्केच प्लान में तैयार